नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए अपना 12th क्लास का आरोह भाग 2 जो अपनी पुस्तक चल रही थी उसमें अपना लास्ट का पार्ट जो रहेगा फिराक गोरखपुरी वाला। तो यहाँ पर कुछ रुबाइयाँ और कुछ गज़लें दी गई हैं, तो उनकी बातें अपन यहाँ पर करेंगे। इनका अर्थ अपन देखेंगे, प्रसंग और संदर्भ जो है एक में बता दूंगा, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखें, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, यहाँ पर चांद का टुकड़ा जो है वो एक नन्हे छोटे बच्चे को कहा गया है। को खड़ी है, हाथों पे झुलाती है, हाथों पे झुलाने का काम करती है, उसे गोद भरी गोद में भरती है, रह रह के हवा में जो लोका देती है। लोका देना कहते हैं जैसे उछाल उछाल के ना खिलाते हैं बच्चे को, उससे कहते हैं लोका देना। गूंज उछती है, उछलती है, उठती है, सॉरी ये उछती नहीं है, उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ व प्रसंग की मैं बात करता हूँ तो प्रस्तुत काव्यांश जो है वो कवि और शायर हमारे रहे हैं गोरखपुरी, जिनका नाम है फिराक गोरखपुरी की रचना जिसका नाम है गुल्ले नगमा से संकलित जो रुबाइयाँ हैं वहाँ यहाँ से लिया गया है। देखिए सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो रुबाइयों की कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें शायर ने वात्सल्य रस का चित्रण किया है। बिल्कुल एक माँ और बेटे के बीच में जो प्रेम होता है उससे उसे वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि ने जो है, शायर ने जो है वात्सल्य रस का चित्रण किया है, जिसमें माँ अपने नन्हे से शिशु को प्यार से अपनी बाहों में सुला रही है, झूला देते हुए उसे सुला रही है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए इसकी व्याख्या की बात मैं करूं तो व्याख्या में देखिए, यहाँ पे व्याख्या कह सकते हैं, इसका सरल अर्थ अपन कह सकते हैं, इसका भावार्थ अपन कह सकते हैं। देखिए फिराक गोरखपुरी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े को, देखो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है, एक माँ अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और कभी वह उसे अपने हाथों में झूला झुलाती है और कभी उसे हवा में उछाल उछाल के क्या करती है, गोद में भर लेती है। देखो हाथों पे झुलाती है, हाथों में झूला झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में लोका देके, यानी हवा में उछाल उछाल करके उसे वापस गोद में भर लेती है, और गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और प्यार करने की ये जो क्रिया है उससे बच्चा खुश हो जाता है और वह खिलखिलाकर हंसने लगता है, और आंगन में उसकी हंसी की जो किलकारी है वो गूंजने लगती है, तथा माँ और बेटा दोनों ही अति प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, दोनों जो है बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए मैं यहाँ पर विशेष की बात करूँ तो यहाँ पर विशेष देखिए, कवि ने वात्सल्य प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया है। सबसे पहली लाइन ही अपनी यही थी। रुबाई छंद है, क्योंकि आपको पता होगा रुबाई और गजल जो है वो एक छंद का ही प्रकार होता है। लिखने की जो शैली होती है उसे ही रुबाई या छंद जो है गजल कहा जाता है। तो यहाँ पर रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है, वात्सल्य रस है, उर्दू और हिंदी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। चाहे आपको यहाँ पर रुबाई मिले चाहे गजल मिले, सभी में आपको ये लाइन लिखनी है कि यहाँ पर जो है उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए आगे अगला जो रहेगा कि नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसों यानी बालों में कंघी यानी कंघी करना करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों यानी घुटनों में लेके पिन्हाती यानी पहनाती है कपड़े। तो देखो यहाँ पर भी बड़ा ही एक माँ और बेटे के बीच का जो चित्रण है वो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर किया है। जब माँ अपने बेटे को नहला रही होती है और उसके बाद में नहलाने के बाद में वो किस प्रकार जो है कंघी वगैरह करती है, उसका बड़ा ही मनोहारी चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। चलिए देखिए, तो व्याख्या में कवि क्या कहता है, देखिए कवि कहता है कि माँ अपने शिशु को निर्मल पवित्र जल से नहलाती है, बिल्कुल जो पवित्र जल है उससे नहलाती है बच्चे को। और वो भी कैसे नहलाती है वो पता होगा, छलके छलके में वो शब्द आ रहा है। वह अपने हाथों से शिशु पर जल छलका छलका कर नहलाती है। आजकल के तो बच्चे खुद ही छलका लेते हैं, माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती छलकाने की। ठीक है, फिर उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बाल आपके कैसे हैं आपको पता होगा, जब छोटे थे तो छोटे बच्चे के तो बाल वैसे भी उलझे हुए होते हैं, तो उन उलझे हुए बालों में वो क्या करती है, कंघी करती है। जब वह अपने शिशु को अपने दोनों घुटनों के बीच में रख कर अर्थात थाम कर उसे कपड़े पहनाती है, तो शिशु बड़े प्यार से अपने माँ के चेहरे को देखता रहता है, और उस समय कितना ममत्व झलक पड़ता है। उस समय शिशु का सरल मुख और माँ का निश्चल प्रेम जो है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। तो यहाँ पर ममत्व प्रेम की भी बात की गई है। ठीक है, समझ में आया होगा। मैंने बताया कि आपको संदर्भ और प्रसंग जो है मैं एक में बताऊंगा, बाकी आप उसके हिसाब से अपने आप कर लेंगे। तो यहाँ पर व्याख्या में मैंने सारा बता दिया। चलिए अगला जो रहेगा
कि दिवाली का शाम घर पुते और सजे, पता होगा दीपावली आने वाली है, तो दीपावली की शाम को घर जो है वो पुताई उनकी रंगाई पुताई की जाती है, सजाए जाते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, चीनी है यहाँ पे वह थोड़ा सा जो है वो गलत लग गया है तो मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। कि खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, रूपवती मुखड़ा बिल्कुल सौंदर्य से तेज से चमकता हुआ चेहरा, एक नरम यानी नरम होता है ये चीनी यहाँ पे वो चीनी नहीं है, खाने वाली चीनी नहीं है भाई, यहाँ पे वो जो चीनी है वो ये रहेगी, चीनी मिट्टी की बात की गई है। तो बच्चे के घरौंदे, घरौंदे यानी घर में जलाती है दिए, दिए यानी दीपक है, ठीक है। चलिए देखिए कवि कहता है कि दीपावली की शाम का दृश्य है, घरों की रंगाई पुताई होने से वे एकदम साफ सुथरे और सजे धजे हैं, अर्थात उनमें खूब उनको खूब सजाया गया है, उनमें खूब रोशनी की गई है। माता पिता अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए, बिल्कुल प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, चीनी के बने हुए खिलौने लाते हैं और दीपावली की शाम को चमकते हुए दीपक अपनी रोशनी बिखेरने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए वे रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, तो उस समय माँ के आनंदित सुंदर मुख पर सौंदर्य की एक मधुर कोमल चमक जो है वो झलकने लगती है और वह बच्चे के खेलने के लिए बने हुए घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चा जो है वो प्रसन्न हो जाता है और उसकी इस खिलखिलाती हंसी से पूरा का पूरा जो घर है वो भी गुंजायमान हो जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए देखिए फिराक गोरखपुर की यहाँ पर भी रुबाइयाँ ही हैं कि आंगन में ठुनक रहा है, बिल्कुल जिद कर रहा है। ठुनक रहने का मतलब नकली रोना, वो रो रहा है, जिद आया है, जिद कर रहा है। बालक तो है ही, बालक तो वो पहले से ही है, चांद पे ललचाया, लेकिन उसका मन किस पे आ गया भाई, चांद पे आ गया, चांद को वो लेना चाहता है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो माँ एक दर्पण लेके, शीशा लेके उस चांद को उस शीशे में दिखाती है और कहती है कि देख बेटा, ये जो चांद है वो इस दर्पण में आ गया है, अब इससे तू खेल सकता है, ये तुम्हारा ही है। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या में देखिए कवि कहता है कि बालक अपने आंगन में नकली रोना रो रहा है, वह जिद कर रहा है, वह बालक ही तो है, उसका मन चांद को लेने पर आ गया है, अर्थात वह माँ से चांद लेने की जिद कर रहा है। माँ उसके हाथ में दर्पण देकर बहलाती है और कहती है कि देख चांद इस दर्पण में आ गया है, अर्थात चांद का जो सुंदर प्रतिबिंब है वह दर्पण में उतर आया है और अब ये चांद तुम्हारा है। और इस प्रकार माँ बच्चे की चांद को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो पूरी करती है। आपको पता होगा बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं उनको दबाना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर भी माँ ने वो काम किया है बच्चे की इच्छा के अनुसार। भाई वो इच्छा जो कभी वो पूरी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसको भी उसने पूरा करने का काम किया है। दर्पण के माध्यम से प्रतिबिंब, चांद का प्रतिबिंब जो है वो उस दर्पण में दिखा के उसकी ख्वाहिश पूरी की है। ठीक है, चलिए रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रस की पुतली का मतलब यहाँ पर वो छोटी बहन है। ठीक है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आकाश जो है उसमें काली काली घटाएं छाने लगी हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। और जिस प्रकार भैया आकाश में बिजली चमकती है, बादलों में बिजली चमकती है, उसी प्रकार उस दिन जो है राखी के जो नरम नरम धागे हैं उनके जो लच्छे हैं वो भी चमक रहे हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी, और इसी चमकती राखी को बहन अपने भाई के हाथों में बांधती है। चलिए देखिए यहाँ पे कवि कहता है कि रक्षाबंधन के त्योहार का सवेरा है, आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, ये सुबह आनंद और मिठास से भरी हुई है। रस की पुतली ये है, सुंदर मूर्ति के समान रस भरी मधुर बातें करने वाली कौन, छोटी बहन अत्यंत ही आकर्षक लग रही है। बिल्कुल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है रक्षाबंधन। तो बादलों में रह रहकर बिजली चमक रही है और इसी बिजली की तरह राखी के रेशमी धागे भी चमक रहे हैं। बहन प्रसन्नता और उमंग से अपने भाई की कलाई में उसे चमकती हुई राखी को बांधती है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अपनी यहाँ पे जो भी जो रुबाइयाँ थी वो पूरी हो चुकी हैं। अभी अपन शुरुआत करेंगे गज़लों से। देखें, नोरस गूंचे, नोरस का मतलब नवरस, नया रस, गूंचे, गूचे कोमल कलियों को कहते हैं। पंखुड़ियों की नाजुक, नाजुक यानी कोमल, गिरही यानी पर्दे खोले यानी खोलती है, या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले का मैं अर्थ बता देता हूँ वरना सारा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए पहला जो रहेगा, कवि फिराक गोरखपुरी जो है वो प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी चित्रण करते हुए कहता है कि नया रस या पराग से भरी हुई कलियां
पराग से भरी हुई कलियां जो हैं, गूंचे का अर्थ पराग है, तो अपनी कोमल पंखुड़ियों की गांठों को खोल रही हैं। बिल्कुल, जो नया रस या पराग से भरी हुई जो कली है वो खिलने को तैयार है, धीरे धीरे वो खिल रही है और वे फूल बनने की ओर अग्रसर हो रही है। और उससे जो सुगंध आ रही है या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में परतोले है। और उससे जो सुगंध आ रही है वो ऐसे लगती है मानो रंग और सुगंध आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। आज से यह है कि सारे परिवेश में कलियों और फूलों की सुषमा और सुगंध फैली हुई है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए दूसरा है कि तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है। जर्रा जर्रा का मतलब कण कण है। तुम भी सुनो यारो, सब में रात्रि में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि रात का वक्त है, आकाश में तारे आंखें झपका रहे हैं। बिल्कुल आंखें तारे टिमटिमाते से लगते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो आंखें झपका रहे हैं और उनको नींद आ रही है। और उस समय धरती और आकाश का जो कण कण है वो सोया हुआ है। लिखा ना, जर्रा जर्रा सोए है। और तुम भी सुनो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। मित्रों, तुम भी सुनो, रात में छाया जो सन्नाटा है वो कुछ कहता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। आज से यह है कि रात का सन्नाटा जो है वो कवि को प्रिय की याद दिलाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए अगली जो यहाँ पे रुबाई रह गई है, लेकिन यहाँ पर रुबाई न होकर ये गज़लें हैं, तो यहाँ पर इसका गज़ल रखें, रुबाइयाँ नहीं रखनी आपको। ठीक है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रोले हुए है और हम किस्मत को रोले है। ठीक है, तो कवि देखिए यहाँ पे क्या कहता है। कवि कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक समान है। यहाँ पर कवि अपने किस्मत की बात कर रहा है। दोनों ही निराश और असफलता के कारण रोते रहते हैं। दोनों को एक ही काम मिला है। मेरी किस्मत मेरी हालत को देखकर रोती है और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता रहता हूँ। आज से यह है कि हम दोनों अपनी बुरी हालत को और परिस्थितियों का दोष जो है एक दूसरे पर डालकर हमेशा कोसते रहते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ये एक कह सकते हैं कि एक अच्छा जो है ज्ञान भी अपने को यहाँ से मिला है कि हम एक दूसरे पर जो है दोष न डालकर जो है जो भी अपने में कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। चलिए, जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके कि मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा। पर्दा खोलने का मतलब भेद खोलने से है। ठीक है, चलिए कवि कहता है कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं या मेरी निंदा करते हैं, काश वे समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपनी कमियों के पर्दे खोल रहे हैं और अपनी ही निंदा वे कर रहे हैं। अर्थात दूसरों की बुराई करना स्वयं के चरित्र को प्रस्तुत करना होता है। तो इसलिए दूसरों की बुराई करने से पहले सोच समझना चाहिए। ठीक है, चलिए ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदरुस्ती ये होशो हवास। विद्रुस्ती ये होशो हवास का मतलब होता है विवेक से कार्य करना, विवेक के साथ में काम करना, दिमाग से काम करना। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। बिल्कुल, तुमसे जो भाई प्रेम करने वाले जो हैं उनको दुनिया क्या कहती है, दीवाना ही कहती है। तो कवि कहता है कि प्रेम करने वाले का उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। जो प्रेम करना जानता है उसको उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। हे प्रिय, मैं पूरे होश हवास और विवेक से प्रेम का व्यवहार का जो मूल्य है वो चुका रहा हूँ। तुम्हारे प्रेम का जो मूल्य है वो मैं चुका रहा हूँ। लोग प्रेम सौदा करने वाले को क्या कहते हैं भाई, दीवाने कहते हैं। अर्थात प्रेम में रोता है लोग उसे क्या कहते हैं, पागल ही कहते हैं। ठीक है, चलिए कवि जो है आगे जो गजल है उसको देखते हैं कि तेरे गम का पासे अदब है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। बिल्कुल, तुम्हारे प्रेम का जो दुख है उसका भी मुझे परवाह है और दुनिया की भी परवाह है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लें, इसलिए मेरा जो दुख है वो मैं दुनिया से छिपा रहा हूँ और चुपके चुपके रो रहा हूँ। चलिए इसका विस्तार से देखते हैं। कवि कहता है कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति सम्मान है। बिल्कुल, मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए तुम्हारे आदर की चिंता के साथ साथ, यानी तेरे गम का पास है, तेरे दुख भी वियोग की यहाँ पर बात कवि ने की है, तो चिंता के साथ दुनियादारी की चिंता भी है। मैं हर जगह प्रेम की बातें करूंगा तो लोग सुनकर मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं अपने दुख दर्द को सबसे छिपाकर चुपचाप अकेले में रोता रहता हूँ। अर्थात सच्चे प्रेमी अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, गजलें जो है वो आपके समझ में आ रही होंगी, फिर भी मुझे लग रहा है कि कई बच्चे जो हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक बार इसको वीडियो को दोबारा से देख लें।
ठीक है। वैसे सरल है सारी, कुछ उर्दू के शब्द हैं तो उर्दू वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। हिंदी वालों की दिक्कत है तो वो थोड़े से 2-4 शब्द हैं ऐसे, तो इनको आप जो है आराम से देख लें, 1-2 बार ज़्यादा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, फितरत का कायम है तवाजुन यानी संतुलन होता है, आलम हुस्न इश्क, तो यहाँ पर प्रेम व्यवहार की बात की गई है, प्रेम और सौंदर्य की बात की गई है, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में मनुष्य की आदत स्वभाव का विशेष महत्व है। प्रेम व्यवहार में भी लेन देन का संतुलन बराबर बना रहना जरूरी है, और होता भी है भाई कि जो मनुष्य प्रेम में स्वयं को जितना अधिक खो लेता है अर्थात समर्पित कर लेता है, वह उतना ही अधिक प्रेम को प्राप्त करता है। ठीक है। चलिए, कवि दूसरी जो गजल है उसकी बात अपन करते हैं कि आबो ताब अशवार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। बिल्कुल, आप जो है हमारी जो शायरी है उसकी बाहरी चमक दमक को पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें भगवान ने आंखें दी हुई तो उनको खोलना चाहिए, ध्यान से मेरी शायरी को देखो। ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि ध्यान से मेरी शायरी को देखो, इसमें चमक दमक जो है, उन चमक दमक में आंसुओं की छाया है। यानी ये जो गजलें मैं लिख रहा हूँ, इस शायरी में, इन गजलों में मेरा दुख दर्द और पीड़ा जो है वो आंसुओं के रूप में, इन शायरी के रूप में प्रकट हुई है। तो इसको तुम्हें देखना है, क्योंकि आंखें तुम्हें दे रखी हैं, तुमने आंखें रख रखी हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, अगला जो गजल है उसकी बात मैं यहाँ पर करूँगा। तो मैं यहाँ पर रुबाई फिर लिखा हुआ है, इसको मैं फिर काट देता हूँ। चलिए, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, अंजुमने मय में रिंदों को, रिंदु शराबी को कहते हैं, और ये शराब खाना जो है ये यहाँ पर ये रहेगा, जो शराब खाने की जो महफिल है उसको कहते हैं अंजुमने। ठीक है। रात गए गर्दों पे फरिश्ते, आकाश में फरिश्ते, बाबे गुनाह है जग खोले है। बिल्कुल क्या करते हैं, पापों का हिसाब खोल के रखते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हे प्रिय, प्रेम की वियोग स्थिति में तुम हमें इस तरह याद आते हो जैसे शराब खाने की महफिल में शराबियों को शराब याद आती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब आधी रात को फरिश्ते आकाश में संसार के पापों का हिसाब किताब कर रहा है, ऐसे तुम मुझे याद आते हो। और प्रेम की ऐसी स्थिति में प्रियतमा जो है वह नशीली वस्तु के समान या फिर पवित्र फरिश्ते के समान उसको बताया गया है। ठीक है, समझ में आया होगा। देखें, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। तो फिराक गोरखपुरी जी क्या कहते हैं कि लोग मुझसे आकर पूछते हैं, सदके फिराक पूछते हैं, एजाजे सुखन क्या पूछते हैं कि हम तुम्हारी बेहतरीन शायरी पर कुर्बान होते हैं, तुमने ऐसी उत्कृष्ट शायरी कहाँ से सीख ली। बिल्कुल, उड़ा ली ये आवाज़, कहाँ से सीख ली, क्योंकि इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, क्योंकि तुम्हारी गज़लों में तो मीर साहब की गज़लों के शब्द सुनाई देते हैं। मीर साहब बहुत बड़े उर्दू के जो हैं गज़ल गायकार रहे हैं, तो उनका नाम जो है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अर्थात तुम्हारी शायरी जो है वो मीर की शायरी के समान बेहतरीन है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें जो है वो फिराक गोरखपुरी द्वारा की जाती हैं। इनकी कुछ गज़लें थी, कुछ रुबाइयाँ थी, वो अपन ने बात उनकी कर ली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं इनके प्रश्न उत्तरों की भी चर्चा साथ में ही कर लेता हूँ, बार बार अलग अलग वीडियोज़ बना के भैया आपको जो परेशान नहीं करना है। चलिए देखिए, इनके प्रश्न उत्तर हैं कि शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि शायर कहता है कि राखी भाई बहन का पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। बहनें जो है वो चमकदार मुलायम रेशों वाली राखियाँ खरीदती हैं ताकि उनकी चमक और प्रेम सौहार्द्री के समान जो भाई बहन का अटूट संबंध है उसकी चमक और प्रेम भाईचारे निभाने का जो उल्लास और उत्साह है वो सदा के लिए बना रहे। ठीक है, खुद का पर्दा खोले से कवि का क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है, तो खुद का पर्दा खोलने से कवि का आशय भी आपको मैंने बताया है कि अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करना है, अपनी कमजोरियों को और अपनी खूबियों को व्यक्त करने का आशय ही क्या है, पर्दा खोलना है। प्राय लोग दूसरों के दोषों की निंदा करते हैं, ऐसा करके वे अपने चुगलखोर और निंदक चरित्र को उजागर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला है नंबर 3 पे कि किस्मत हमको रोलेवे है हम किस्मत को रोले है। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा करनी है। चलिए देखिए, कवि या शायर व्यक्तिगत जीवन में अभावों के कारण ऐसा मानता है कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। बिल्कुल, किस्मत को वह दोषी मान रहा है।
प्राय शायर अति भावुक और भावुक स्वभाव का होता है और प्रेमी हृदय है। वे अपनी बुरी स्थिति के लिए भाग्य को दोष देते हैं। इस तरह की भावना से शायर और किस्मत में तानातनी जो है उसका संबंध दर्शाया गया है। किस्मत हमको रोले वे, यानी किस्मत जो है अपने बुरे भाग्य की बात यहाँ पर कवि ने की है। ठीक है, चलिए टिप्पणी करनी है, अभी दो रह गए हैं। तो गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता कैसा है, इस पर टिप्पणी करनी है। तो गोदी का चांद जो नन्हे से शिशु को कहा गया है, माँ अपने प्यारे शिशु को चांद से भी अधिक प्यारा मानती है। बिल्कुल मानती है, चांद बहुत दूर है लेकिन उसका बेटा उसके पास रहता है। आकाश का चांद बच्चों को प्यारा लगता है, वे उसे खिलौना मानकर पाने के लिए मचलते हैं। इन दोनों की स्थितियों में यही अंतर अपन कह सकते हैं, क्योंकि आकाश का चांद बच्चों को प्यारा है और जो है अपने घर का चांद होता है वो माँ को प्यारा है। ठीक है, सावन की घटनाएं और रक्षाबंधन का पर्व। बिल्कुल, रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है। इस समय आकाश में बादल छाए रहते हैं और बिजली चमकती रहती है। आकाश में बादलों की जो उमड़ घुमड़ है उसके साथ भाई बहन की जो हृदय में पवित्र प्रेम का जो उल्लास है वो भी बना रहता है। दोनों में इनमें भी समानता है। सावन की घटाएं भी उस समय आती हैं और रक्षाबंधन का पर्व भी उसी समय आता है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैंने इस एक ही पार्ट का जो है प्रश्न उत्तरों का और दोनों का जो है एक ही बना दिया है, तो आप जो है इसमें बार बार दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो से अपना जो है क्वेश्चन आंसर है, सह प्रसंग व्याख्याएं हैं, वो सारी क्लियर हो जाती हैं। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।